सभी लोगों को वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड विद रिचा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया इससे पहले वाले वीडियो को। और मैं एक उम्मीद करती हूँ कि आगे जो भी वीडियोस जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं जो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, आगे भी आपका उतना ही प्यार मिलेगा। और प्लीज़ अपने कमेंट से इंटरेक्ट करते रहिए ताकि मुझे भी पता चले कि जो मेहनत मैं कर रही हूँ वाकई में वो आपको फ़ायदा पहुँचा रही है या नहीं। तो आइए, हमने यहाँ तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। डिबेट ऑन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड रहा है, यानी कि 1800 का जो टाइम पीरियड रहा है, उसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पर डिबेट, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में आपको बताना है। इंट्रोडक्शन से अगर हम शुरू करें, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्पेशली जो हैंडीक्राफ्ट्स हुए और जो भी स्पिनिंग वीविंग ये वाले जो काम होते हैं, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज थी, उनके बारे में बात करते हैं। उनका डिक्लाइन देखने को हमें मिलता है ब्रिटिश रूल के अंडर में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अपने मशीन मेड गुड्स को चीपर रेट्स में बेच रहे थे और कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बना रहे थे जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करें। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट हम पेश करेंगे और कुछ उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहला, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें हम बताएंगे कि जो चीप मशीन मेड ब्रिटिश गुड्स हैं उन्होंने इंडियन मार्केट्स में, मतलब वो भर गए थे, पूरा इंडियन मार्केट उन्होंने चीप ब्रिटिश गुड्स से ही भर दिया था, जिसकी वजह से वो कंपटीशन इंडिया की जो इंडिजिनस मार्केट्स हैं वो उस कंपटीशन के सामने नहीं खड़ी रह पाई। जो हैंडलूम वीविंग जो भी आर्टिजनल इंडस्ट्रीज थी उनका डिक्लाइन देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स ने हैवी टैक्सेशन लगाया, ट्रेड पॉलिसीज उनकी डिस्क्रिमिनेटरी थी। और किसके लिए जो ट्रेड पॉलिसीज़ थी वो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स या इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके हित में नहीं थी, ठीक है, उनके लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी थी। लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ इंडियन किंगडम। पहले जो इंडियन किंगडम्स हुआ करते थे, आप देखेंगे मुगल्स के टाइम पे अगर देखेंगे तो कारखानाज हुआ करते थे, शाही कारखानाज हुआ करते थे जिसमें अलग अलग तरीके की डिमांड्स एंड सप्लाई होती थी और जो लोग हैं उसमें उनको जॉब दी जाती थी, ठीक है, उसमें वो जॉब कारीगर थे, कारीगरी करते थे, तो एक लाइवलीहुड का जरिया था, इंडस्ट्रीज़ को पैट्रोनेज दिया जाता था। लेकिन जैसे ही इंडियन जो किंगडम्स हैं उनका डिक्लाइन हुआ तो जो रॉयल पैट्रोनेज है उसका भी डिक्लाइन हो गया। बहुत सारे आर्टिशंस जो हैं वो शिफ्ट कर गए एग्रीकल्चर की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई जो काम वो पहले कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कंपटीशन दिया, टफ कंपटीशन दिया कि वो काम उन्हें छोड़ना पड़ा और मजबूरी में फिर उन्हें खेती बाड़ी करनी पड़ी क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। काउंटर आर्गूमेंट्स की अगर हम बात करें, कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि ये बात तो सही है कि इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई थी, लेकिन सारी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन नहीं हुई थी। कुछ सेक्टर्स ऐसे से जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, जूट, कोल, टी, आयरन इंडस्ट्रीज, ये एक्सपैंड की थी लेट 19th सेंचुरी में। अब इसका दूसरा एक पहलू आपको ये भी याद रखना है कि रोड, रेलवे, टेलीग्राफ, ये नेटवर्क ब्रिटिशर्स अपने फ़ायदे के लिए डेवलप कर रहे थे। और आप देखिए ये वही इंडस्ट्रीज़ हैं जो इन्हें फ़ायदा पहुंचा रही हैं, यानी कि वो इंडस्ट्रीज़ जो ब्रिटिशर्स को फ़ायदा पहुंचा रही थी वो डेवलप होती हुई दिखती हैं। और रीजनल वेरिएशंस भी हमें दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो मार्केट के चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो हैंडीक्राफ्ट का सर्वाइवल रेट डिपेंड करता है, ठीक है, ये बात करी है कुछ हिस्टोरियंस ने। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है रूरल एम्प्लॉयमेंट के रूप में। जो एग्रीकल्चर है, अब देखिए एक ज़मीन है, एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर 2 लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद उसी एरिया, उतना ही लिमिटेड एरिया है, उस पर 10 लोग काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उस एग्रीकल्चरल लैंड पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है ना। लोग लगे हुए हैं, बस काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आप आगे जब पढ़ेंगे, कभी आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि एग्रीकल्चरल लैंड्स पे जो प्रेशर है वो बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग अपना अपना काम छोड़ के सारे एग्रीकल्चर की तरफ भाग रहे थे। दूसरा, जो आर्टिजन्स की इनकम जो डिक्लाइन हुई, क्यों हुई? सीधी सी बात है, जो भी वो आर्टिजन्स वर्क कर रहे थे उनका वर्क ही ख़त्म हो गया, बंद हो गया, तो इनकी इनकम डिक्लाइन हो गई क्योंकि उसी पे वो डिपेंडेंट थे। दूसरा, जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है
वो डेवलप हुआ, और जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि अलग अलग अब तक ना बहुत सारे ऐसे लीडर्स आ चुके थे जो अपने एनालिसिस के थ्रू लोगों को ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के प्रति जागरूक कर रहे थे। तो इससे जो भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ है उनका क्रिटिसिज्म होना भी शुरू हो गया। कंक्लूड कर देंगे कि भाई जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। जब भी कोई डिबेट होती है तो उसमें हमारे पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कि कुछ इंडस्ट्रीज़ वीक हुई लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ का हमें इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी देखने को मिलती है जो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट, अब हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कमेंट आया हुआ था कि हमने ब्रह्मदेया और अग्रहारा के बारे में बात नहीं की है, तो हम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि बच गए हैं, तो कुछ टॉपिक्स जो 2-3 टॉपिक्स मेंशन किए उन्होंने, वो टॉपिक्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ मेक श्योर, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास रखिए पूरी एनालिसिस के साथ। पिछले 8-10 पेपर्स को एनालाइज करने के बाद किस तरीके से इग्नू एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछती है, उसके बाद ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मैंने इग्नू के एग्ज़ाम्स दिए हैं और इसी एनालिसिस के बेसिस पे दिए हुए हैं। और आप ये मतलब बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप 18 से 20 ये क्वेश्चंस जो हैं, अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखेंगे वहाँ पे, मैक्सिमम टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि अग्रहारा जो ग्रांट्स हैं या ब्रह्मदेया ग्रांट्स हैं, उन्होंने एग्रेरियन एक्सपेंशन में किस तरीके से हेल्प किया। अब सबसे पहले आपको ये बात देखनी है कि जो अग्रहारा और ब्रह्मदेया ग्रांट्स हैं वो दिए गए थे पेनिनसुलर इंडिया में, वहीं के बारे में बात की है। शुरू करेंगे हम फिर से इंट्रोडक्शन से। हम बताएंगे कि जो एग्रेरियन एक्सपेंशन है पेनिनसुलर इंडिया में वो हुआ 6 से लेके 13 सेंचुरी के बीच में, और वहाँ पर अग्रहारा और ब्रह्मदेया जैसे लैंड ग्रांट प्रैक्टिसेस जो थी वो की जाती थी। जो ग्रांट्स थे वो रूलर्स के द्वारा ब्राह्मण और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिए जाते थे। अब आपको ये याद रखने हैं कि केवल ब्राह्मण्स को ही नहीं दिए जाते थे, टेम्पल को दिए जाते थे, नॉन ब्राह्मण्स को भी दिए जाते थे, ऑफिसर्स को भी दिए जाते थे। लेकिन जनरली जहाँ हम ब्रह्मदेया और अग्रहारा की बात करते हैं वहाँ पर बात आती है ब्राह्मण और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की। और इससे एक इन्होंने क्रूशियल रोल जो है वो प्ले किया है ताकि जो नई लैंड्स है वो अंडर कल्टिवेशन हो जाए। अब देखिए, अगर आपने ज़मीन किसी को दे दी ग्रांट में, तो वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, उस ज़मीन को समतल करेगा, सफाई करेगा, वहाँ पर एग्रीकल्चर करेगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ लगाएगा। भाई अगर आपने कोई चीज़ किसी को दे दिया, उसे पता है ये मेरी है, तो वो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा। तो यहाँ पर हमें एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट होता दिखता है। They also contributed to significant socio-economic and political changes in South India। अब जाहिर सी बात है, अगर आप एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब एग्रीकल्चर से सोसाइटी भी जुड़ी हुई है, इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है, पॉलिटी भी जुड़ी हुई है, तो सारी चीज़ों में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं, हम बताएंगे कि अग्रहारा का मतलब क्या होता है और ब्रह्मदेया का मतलब क्या होता है। ब्रह्मदेया जो है इट रिफर्स टू टैक्स फ्री लैंड। याद रखना, ये टैक्स फ्री लैंड होती है, इसे टैक्स नहीं लगता। मेड टू वन और मोर ब्राह्मण बाय द किंग और द लोकल चीफ्स। जबकि अग्रहारा जो भूमि होती है वो ब्राह्मण सेटलमेंट को दी जाती है। ये एक या एक से ज्यादा ब्राह्मण को दी जाती है, ये पूरे के पूरे ब्राह्मण सेटलमेंट और पूरे के पूरे गांव दिए जाते हैं इसमें, अग्रहारा में, ठीक है ना। ये ब्रह्मदेया में लैंड ग्रांट होता है, सिंपल छोटी सी जमीन दे दी जाती है, छोटी सी बड़ी सी कोई सी भी जमीन दे दी जाती है। जबकि अग्रहारा में पूरे का पूरा गांव दिया जाता है, ऑफन कंसिस्टिंग एन एंटायर विलेज ग्रांटेड टू अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू राइट्स। यानी कि उनके पास उस गांव से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी होते हैं और रेवेन्यू राइट्स भी होते हैं। अब ये ग्रांट्स पॉपुलर हुए, अब देखिए क्योंकि हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 6th से 13th सेंचुरी की, ठीक है, क्योंकि इसी टाइम पे ये ग्रांट्स दिए जाते थे और यही टाइम पीरियड इन डायनेस्टीज का है। जो एक 104 जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको पता होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा जो सिलेबस है, बस MHI 104 में हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट कवर करते हैं और यहाँ पर MHI 105 में हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट कवर करते हैं, ठीक है। पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास, पांड्यास और चोलास, ठीक है। तो इन लोगों ने ये ग्रांट्स दिए। अब अग्रेरियन एक्सपेंशन में इसका क्या रोल है। सबसे पहली बात, जो
वेस्ट लैंड थी उसको कल्टिवेबल लैंड बनाया गया, कल्टिवेशन में लाया गया, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इरिगेशन का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। एडवांस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि नई नई फार्मिंग टेक्निक्स आ गई, क्रॉप मैनेजमेंट होने लगा, लैंड मेजरमेंट सिस्टम्स आए, कल्टिवेशन का बेटर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सरप्लस क्या है, डिमांड क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सभी मेजर्स पे ध्यान दिया जाने लगा। फिर हम देखते हैं कि अब अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है तो उसके आसपास ही भाई जहाँ भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है वहाँ पे थोड़े समय बाद हमें सेटलमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेबल विलेजेस डेवलप होने शुरू हो गए, जहाँ पर और भाई अब कोई रह रहा है तो उसकी एग्रीकल्चर से आगे बढ़ के भी बहुत ज़रूरतें होती हैं, तो बाकी सारे कामगार भी वहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कि कल्टिवेटर्स, आर्टिजन्स, लेबरर्स, सर्विस ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो एक प्रॉपर विलेज सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। ट्राइबल और फ्रंटियर एरियाज़ का इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है। स्टेट रेवेन्यू जाहिर सी बात है बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा लैंड कल्टिवेशन में आएगी उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा स्टेट को उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा और उसकी इनकम जो है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका प्रमोशन भी देखने को मिलता है। अब ये जो अग्रहारा और ब्रह्मदेया विलेजेस है, ये आपने देखा कि वहाँ पर ब्राह्मण्स को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये जो भी विलेजेस हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे दिखता था, वो असेंबलीज के थ्रू दिखता था, विलेज असेंबलीज बनाई गई, जैसे कि सभा, ठीक है ना, जिनका काम था इरिगेशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन सब चीज़ों पे काम करना। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर बात करें तो ब्राह्मण्स को क्योंकि ग्रांट दिए जा रहे थे, ब्राह्मण्स का एक फाइनेंस जो है वो मजबूत हो रहा था, तो एक उनकी पोजीशन को हमें देखने को मिलता है कि उनकी पोजीशन और मजबूत हो रही थी समय के साथ साथ। ब्राह्मणिकल कल्चर, संस्कृत एजुकेशन, इनका स्प्रेड होते हुए दिखता है। कास्ट सिस्टम जो है, अब ये देखिएगा जैसे जैसे हम मिडीवल से मॉडर्न की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, कास्ट सिस्टम, इन सब का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। टेम्पल्स का ग्रोथ देखने को मिलता है ये टाइम पीरियड पे। पल्लवाज ने तो पल्लवाज को तो पायनियर ऑफ द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर माना जाता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सरप्लस और सरप्लस के बाद फिर वो ट्रेड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। कंक्लूड कर देंगे कि भाई अग्रहारा ब्रह्मदेया जो है वो क्या है, कैसे शुरू हुई, कैसे आगे चली, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अब नेक्स्ट, इन व्हाट रिस्पेक्ट वॉज अर्बनाइजेशन लिंक्ड टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 300 से 600 सीई के बारे में, ठीक है। ये टाइम पीरियड गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, टाइम पीरियड बहुत याद रखना है। सेम चीज़ें आपको अलग अलग टाइम पीरियड के लिए पूछी जाएंगी। तो जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, अर्बनाइजेशन का उससे क्या संबंध है। दूसरा, जो भी राइज एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स हैं, ठीक है, वो कैसे हुआ। तो पहले तो हम बता देंगे कि जो ये टाइम पीरियड है 300 से 600 सीई का, ये मेनली गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड को दिखाता है, ठीक है। अब हिस्टोरियंस के अलग अलग डिबेट हैं, कुछ इसको अलग तरीके से देखते हैं, कुछ इसको अलग तरीके से देखते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि अर्बनाइजेशन और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, तो हम अर्बनाइजेशन और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे ट्रेड है ट्रेडिशनली बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। जाहिर सी बात है जहाँ कहीं भी ट्रेड होगा वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ट्रेड कई तरीके के होते हैं, इनलैंड, कोस्टल। अब जो पोर्ट्स थे वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ हमारे ट्रेड को और बढ़ाया। मर्चेंट गिल्ड्स बनना शुरू हुई जिन्हें श्रेणीज के नाम से जाना जाता है, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। टाउन्स जो थे वो मेजर से एक इम्पॉर्टेंट सेंटर का रोल प्ले करते थे, जैसे कि आपके हमने तक्षशिला वगैरह की बात करी थी, ठीक है। टेक्सटाइल्स, मेटल गुड्स, स्पाइसेस, लग्जरी आइटम, इन सब का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे राइज एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स। अब हम देखेंगे ये जो टाइम पीरियड है इसमें हमारे रीजनल ट्रेड तो फ्लरिश होते हुए दिखते हैं, लेकिन क्योंकि इसी टाइम पीरियड पे जो मेडिटेरेनियन की पॉलिटी और सोसाइटी है वो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके थे, यानी कि रोमन जो वर्ल्ड है वहाँ पर उनका इंटरनल कुछ इश्यूज चेंजेस चल रहे थे, जिसकी वजह से हमारा रोमन्स के साथ ट्रेड अफेक्ट हुआ, यानी कि इंडो रोमन ट्रेड अफेक्ट हुआ, तो डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हमें देखने को मिलता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो रीजनल ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा था।
एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स का राइज देखने को मिलता है, क्योंकि गुप्तास के टाइम पे बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में। ठीक है, ये याद रखना है, केवल एक जो टाउन्स हैं वो केवल रूल एक सेटलमेंट नहीं था, वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स के रूप में डेवलप हुए, और उसमें हाउस होल्ड ऑफिशियल्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये जो लोग थे ये रहते थे। ठीक है, दूसरा रिलीजियस सेंटर्स का ग्रोथ, यानी कि इसी समय पर हमने देखा बहुत सारे टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, पिलग्रिमेज सेंटर्स ये हमें देखने को मिलते हैं। डोनेशंस, रूलर्स जो रहे हैं वो बहुत पैट्रोनाइज करते हैं, कुछ बुद्धिज़्म को, कुछ जैनिज़्म को, कुछ हिंदुइज़्म को, तो यहाँ पर ये पैट्रोनेज भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ रीजनल ट्रेड, जो हम बात कर चुके हैं कि हमारा रीजनल ट्रेड एक्सपैंड कर रहा था। डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, जब ट्रेड एक्सपैंड करेगा, सेटलमेंट्स बनेंगे, नए नए टाउन्स बनेंगे, तो हमारी क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, जैसे कि मेटल वर्क हुआ, पॉटरी, ज्वेलरी, आइवरी प्रोडक्ट्स, तो ये क्राफ्टिंग प्रोडक्ट्स जो हैं इनका डेवलपमेंट अभी हमें देखने को मिलता है। अब इस पर कुछ हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट है, जैसे कि आर एस शर्मा ये बताते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड जो है वो डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से अर्बन डीके देखने को मिलता है। ठीक है, एम्फसाइज करता है वीकनिंग ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज, लेकिन दूसरी तरफ बी.डी. चट्टोपाध्याय इनके इस व्यू को चैलेंज करते हैं, और उनके साथ साथ रोमिला थापर भी कुछ सेम बात कहती हैं। आर एस शर्मा ने बोला एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने रखा, बी.डी. चट्टोपाध्याय और रोमिला थापर ये कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते, अब ये बात सही है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन हुआ, लेकिन अर्बनाइजेशन का जो एक पहचान, एक तरीका था, वो चेंज हुआ, बस उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है। अर्बन डिके नहीं, जो अर्बनाइजेशन या अर्बन सेंटर्स थे वो खत्म नहीं हुए हैं, बस उनका स्वरूप चेंज हो गया है, उनका कैरेक्टर चेंज हो गया है। अब न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीजियस मार्केट टाउन्स के रूप में वो निकल कर सामने आए। रीजनल जो ट्रेड था, रोमिला थापर भी यही एम्फेसाइज करती हैं कि चेंजिंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से अर्बनाइजेशन का स्वरूप चेंज हुआ। ठीक है, कंप्लीट डिक्लाइन हम नहीं बोल सकते, हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रांजिशन फेज हमें देखने को मिलता है। लास्ट में हम कंक्लूड कर देंगे, जो का हमने बात किया और हम बता देंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन है इन द नेचर ऑफ अर्बन सेंटर्स। हम ये नहीं बोलेंगे कि पूरा डिक्लाइन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ की हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख लीजिएगा, आपके शॉर्ट नोट में लिखने के काम आएंगे, और शॉर्ट नोट में ही ये छोटा सा टॉपिक पूछा जाता है। सीजन्स एंड इकोनॉमी की बात करें तो भाई सीजन और इकोनॉमी का मतलब क्या है, इसमें कुल मिला के इस पूरे टॉपिक में ये बताया गया है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो सीजन्स पे, यानी कि सीजन, मौसम, और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है, इंडिया क्योंकि एग्रीकल्चरल और मानसून एक कंट्री है, मानसून डिपेंडेंट कंट्री है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है मेजरली एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। और एग्रीकल्चर किस पे निर्भर रहता है भाई, मानसून पे रहता है। समय पे बारिश होगी, जितनी चाहिए उतनी होगी तो फसल बहुत अच्छी होगी, नहीं होगी, मानसून में कुछ गड़बड़ होगी तो फसल गड़बड़ होगी, फसल गड़बड़ होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा, तो भाई किसानों के पास पैसा नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है कि सीजन और इकोनॉमी दोनों का कनेक्शन कैसा है। सामने आपके बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स मेंशन है, पढ़ लीजिएगा। ये चीज़ें आपको बतानी है, इसलिए मैं बहुत स्लोली इनको जा रही हूँ ताकि आप अच्छे से वीडियो रोक के अपने नोट्स जो हैं वो बना सकें। ठीक, अब हम बात करते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया के गिल्ड्स के बारे में। जिस अभी हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें बीच बीच में आपने श्रेणीज इनके बारे में देखा होगा। ये जो गिल्ड्स हैं जिन्हें हम श्रेणीज बोलते हैं, वो क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है मर्चेंट्स का, आर्टिजन्स का, क्राफ्ट्समैन का, दैट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। जो 600 से 1200 का टाइम पीरियड है उसमें जो भी इकोनॉमिक लाइफ है जहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चल रही थी, वहाँ पर ये मर्चेंट्स का एक ग्रुप है जिसे गिल्ड या श्रेणी बोलते हैं। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इनका काम क्या था, इनका काम था कि जो भी आर्टिजन्स हैं, जैसे कि वीवर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, मेटल वर्कर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ्स हो गए, इनको ऑर्गेनाइज करना, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, प्राइसेस को रेगुलेट करना। जो भी मेंबर्स हैं, अगर जैसे हम इंटर्नशिप करते हैं ना आज के टाइम पे, कि जब भी हमने कोई पढ़ाई की फिर हम कहीं जाके इंटर्नशिप करते हैं, तो एक तरीके से इंटर्नशिप प्रोवाइड करते थे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, और जो भी मेंबर्स थे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करते थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, ट्रेड रूट्स को मैनेज करते थे, डोनेशंस देते थे टेम्पल्स को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को।
इम्पॉर्टेंस क्या है, जो भी रीजनल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हमें देखने को मिलता है उसका प्रमोशन कर किया इन लोगों ने। क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ में स्पेशलाइजेशन इन्होंने बढ़ाया, और जो भी अर्बन ग्रोथ या मार्केट डेवलपमेंट है उसमें भी इनका कंट्रीब्यूशन है। तो कुल मिला के पूरी अर्थव्यवस्था ये चला रहे थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। डिक्लाइन, अब अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वहाँ जाहिर सी बात है जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ चल रही होंगी वो उन पर प्रभाव पड़ेगा। फ्यूडल रिलेशंस जो है, फ्यूडलिज्म बढ़ा उसके साथ साथ, तो जो ट्रेडिंग वाला पोर्शन है उसका डिक्लाइन देखने को मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कुछ एरियाज़ में रिड्यूस हुआ क्योंकि रोमन जो एम्पायर था उनकी कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो जो भी मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन से कुछ नाम हैं जो आप एग्जांपल के रूप में बता सकते हैं, जैसे अयावोल हो गया, 500, मनीग्रामम हो गया, अंजुवनम हो गया, ये बहुत फेमस मर्चेंट गिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साउथ इंडिया में थे, और साउथ इंडिया का जो भी ओवरऑल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको इन्फ्लुएंस किया था। फिर हम कंक्लूड कर देंगे। इंडो रोमन ट्रेड कैसा था भाई? इंडो रोमन ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लरिश हमें देखने को मिलता है 1st सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी CE, कनिष्का के टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, और अर्ली गुप्ताज के टाइम पे देख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं वो आपको डिस्कस करने हैं। मेन फीचर्स बता देने हैं कि भाई कौन कौन से पोर्ट्स थे, कहाँ कहाँ से इनका ट्रेडिंग एक्टिविटी चलती थी, किस तरीके से चलती थी, मॉनसून विंड्स जो हैं उनका क्या इम्पैक्ट था इसमें, क्या इनका योगदान रहा है। एक्सपोर्ट क्या क्या चीज़ें, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, कौन कौन सी इम्पोर्ट करते थे, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और एक इसका डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आप नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कल्टिवेटर्स इन मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में कल्टिवेटर्स जो थे किस तरीके के थे, कौन कौन सी कैटेगरीज थी कल्टिवेटर्स की। अब मिडिवल पीरियड है, याद रखिएगा, ये मिडिवल पीरियड कौन सा पीरियड है? 1200 से 1700 वाला, जिसमें हम मुगल्स की बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। आईन अकबरी एक हिस्टोरिकल सोर्स है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और जो भी हैं वो ये मतलब बताते हैं उस समय की रूरल सोसाइटी के बारे में कि जो कल्टिवेटर्स होते थे वो सेंट्रल रोल प्ले किया था। अब कल्टिवेटर्स कितने तरीके के होते थे देखिए, एक होते थे खुद कश्त, जो रेजिडेंट कल्टिवेटर्स होते थे, ये परमानेंट रेजिडेंट ऑफ विलेज होते थे जो अपनी खुद की ज़मीन कल्टिवेट करते थे, और इनके पास ये चीज़ें हुआ करती थी, इनके पास कस्टमरी राइट्स भी थे, ठीक है। याद रखना है खुद कश्त, खुद, आप ये एक इससे खुद यानी कि खुद की ज़मीन पे काम कर रहे हैं। खुद की ज़मीन, खुद का जो मकान होता है या खुद का ज़मीन होता है उसमें हम रेजिडेंट होते हैं कि नहीं होता है, तो खुद कश्त यानी खुद की ज़मीन पे काम कर रहे थे। फिर है पही कश्त। पही का मतलब होता है कि किसी एक विलेज में काम कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे विलेज में वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे की ज़मीन में। खुद यानी खुद की ज़मीन में, पही यानी कि दूसरे की ज़मीन में, पराये की ज़मीन में, ठीक है। पराया आदमी जो होता है ना, पराया जो दूसरी ज़मीन होती है, इस तरीके से आप पही से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है खुद की ज़मीन होगी तो उनके पास ज़्यादा राइट्स होंगे, दूसरे की ज़मीन होगी तो उनके पास कम राइट्स होंगे, ठीक है। वो तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मुजरियंस। अब मुजरियंस कौन है? टीनेंट कल्टिवेटर्स हैं, ठीक है। टीनेंट का मतलब होता है कि जो लैंड है वो लैंडलॉर्ड की है, मतलब किसी दूसरे की लैंड पे काम कर रहे हैं, विलेज एलीट की लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स क्या है? क्रॉप शेयरिंग, मतलब जैसे हम लोग अगर आप लोग गांव से हैं या कहीं से, आप बोलते हैं बटाई पे उठाना ज़मीन को, कि वहाँ पर जो भी आपकी खेती कर रहा है वो अपने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा जो होगा वो आपको देगा और कुछ हिस्सा वो अपने पास रखेगा। तो ये होते हैं शेयर क्रॉपर्स टाइप के कल्टिवेटर्स। फिर आते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल। स्मॉल एंड मार्जिनल में जो पीजेंट्स हैं उनके पास, स्मॉल है मार्जिनल नाम से, तो उनके पास मतलब इतनी थोड़ी सी ज़मीन है कि जैसे तैसे उनके परिवार का गुजारा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, यानी कि लैंडलेस है, इनके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। ये एक लेबर की तरह काम करते हैं, इनके पास किसी तरीके के कोई राइट्स नहीं है। इनको पेमेंट दी जाती है कैश के फॉर्म में, ग्रेन के फॉर्म में, या किसी दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि एक सैलरी, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे वो ग्रेन्स के फॉर्म में, वो दी जाती है। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं। अब फैक्टर्स क्या हैं इनके, इतनी सारी कैटेगरीज जो हैं क्या रीज़न है कि इतनी सारी कल्टीवेटर्स की कैटेगरीज क्यों देखने को मिलता है?
सबसे पहली बात तो ये है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। अब अलग अलग नए नए एरियाज़ में कल्टीवेशन जो है एक्सपैंड हो रहा है। रेवेन्यू पॉलिसीज़ जो दिल्ली सल्तनत की थी, जो मुगल एम्पायर की थी, वो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है जिसके लिए एग्रीकल्चर लैंड की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। भाई ज़मीन तो उतनी ही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। रीजनल कस्टम्स एंड सोशल हायरार्कीज, ये पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। अग्रेरियन इकोनॉमी में क्या रोल रहा है भाई? कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन, हमें हर तबके हर लेवल के लोगों की ज़रूरत होती है। कोई भी इकोनॉमी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से नहीं चल सकती, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते केवल वो बड़ा किसान पूरी इकोनॉमी चला रहा, नहीं चला रहा है। बड़ा किसान होता है, मंझला होता है, छोटा होता है, फिर अंदर उसके लेबर आते हैं, तो हर वो इंसान जो नीचे से लेके ऊपर जाता है वो इकोनॉमी की एक बहुत मजबूत कड़ी का हिस्सा होता है। अगर बीच में कोई भी नहीं रहा तो वो आपका प्रोडक्शन इफेक्ट करेगा। हर व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना? केवल इंजीनियर देश नहीं चला सकता, डॉक्टर नहीं चला सकता, नेता नहीं चला सकते, केवल लेबर नहीं चला सकते, सब मिलके काम करते हैं तभी काम होता है। तो सेम चीज़ यहीं पे है कि सबका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है? अब प्रॉब्लम्स फेस बाय कल्टीवेटर्स, सबसे मेन चीज़ जो आज भी लोगों को, जो कल्टीवेटर्स हैं, जैसे कि हैवी लैंड रेवेन्यू डिमांड, ठीक है? अब आज तो भाई अभी तो टैक्सेशन, भाई हमारा कंट्री आज़ाद हो चुका है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस हिसाब से टैक्सेशन है, किसानों के लिए कई सारी पॉलिसीज़ भी चलाती है। लेकिन मुगल्स के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हैवी रेवेन्यू डिमांड्स होती थी, जो पूरा कर पाना, अगर फसल अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं हुई तो बेचारे किसान को मरना पड़ता था। अब डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड इरीगेशन, मानसून अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नुकसान हो गया। फ्रिक्वेंट फर्माइंस भी आती थी, नेचुरल कैलामिटीज़ भी आती थी। अब लोकल ऑफिशियल्स, जमींदार या मनी लेंडर्स होते थे, वो भी एक्सप्लॉइट करते थे भाई इनको। फिर हम लास्ट में कर देंगे कंक्लूड। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक सारे क्वेश्चंस थे। मुझे जितने क्वेश्चंस मैक्सिमम समझ में आए वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बहुत हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स क्लियर कवर हैं। कोई भी टॉपिक अगर कवर नहीं हो पा रहा है इस वीडियो में, तो मैं आज अभी 8-9 बजे से पहले पहले जो पोस्ट के माध्यम से मैं इमेजेस शेयर कर दूंगी, ठीक है, क्वेश्चंस की और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, उससे आप पढ़ लेना। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और जो भी इग्नू स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपकी जानकारी में हैं, जो इग्नू से हिस्ट्री कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं इन टॉपिक्स को भी कवर करूँगी। यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए भी हिस्ट्री पढ़ाऊँगी इसी चैनल पे। तो प्लीज़ शेयर करिए, सपोर्ट करिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं उतना अच्छा और उतनी जल्दी कंटेंट लेके आऊँगी। अगर मुझे, वैसे मैंने सोचा है कि हर संडे संडे मुझे लेक्चर्स अपडेट करने हैं, लेकिन अगर आपका विश्वास मुझ पर बना रहा और आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहा, तो हो सकता है कि मैं डेली लेक्चर्स अपलोड करूं। और दिसंबर का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन है मास्टर्स डिग्री के सेकेंड ईयर का, उसके जो भी कोर्सेज हैं उन सबको दिसंबर से पहले ही कंप्लीट करा दूं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपका सपोर्ट। प्लीज़ सपोर्ट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ।